हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले वीडियो में हमने मानव के उत्पत्ति एवं उसके विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इतिहास के स्रोतों में हम मुख्य रूप से 3 स्रोतों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज में ही विदेशी विवरण जो विदेशी यात्री भारत में आए, जैसे फाहियान आया, हिंसांग आया, ग्रीक के साथ सिकंदर के साथ आए, अरबी आए। उन्होंने जब यहाँ आए तो उन्होंने कुछ यात्रा वृत्तांत लिखी। उन यात्रा वृत्तांत के जरिए हमें कुछ इतिहास के पन्नों को देखने का मौका मिलता है। इसलिए हम इन 3 मुख्य रूप से इन 3 विषयों पे हम अध्ययन करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी विवरण। इतिहास के जनक के रूप में हम जानते हैं किन्हें? इतिहास के जनक के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं। इन्हें हम इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। इन्हें ईरानी शासक, वहाँ हखामनी वंश का जो शासन था ईरान में, उनका इसे संरक्षण प्राप्त था। उनके संरक्षण में ये इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास लेखन करते थे। इसलिए इन्हें इतिहास का प्रथम इतिहासकार के रूप में इन्हें जानते हैं और इतिहास के जनक के रूप में भी इन्हें जानते हैं, हेरोडोटस को। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की। भारत के इतिहास के संदर्भ में सबसे पहला टर्म जो आता है भारत का नाम। भारत के नामकरण के संबंध में कुछ अवधारणाएं हैं। भारत के 3 प्रमुख नाम प्रचलित हैं, एक इंडिया, एक हिंदुस्तान और एक भारत। इंडिया जो नाम इसको मिला वो यूनानियों की तरफ से, एथेंस की तरफ से इंडिया इसको नाम मिला। हिंदुस्तान का नाम कैसे हुआ? इसका नाम हिंदुस्तान, जो फारस लोग थे, पर्शियन थे, वो इसे हिंदुस्तान के रूप में संबोधित करते थे। जैसे वो सिंधु नदी को, जो सिंधु नदी थी उनके लिए वो फेमस, सिंधु नदी, सिंधु जो क्षेत्र था उनके लिए कॉटन के लिए एक फेमस क्षेत्र के रूप में वो इसे जानते थे। वो सा को हा के रूप में उच्चारित करते थे और इस तरह सिंधु बन गया हिंदू, और यहाँ रहने वाले जो क्षेत्र थे, जो यह क्षेत्र था, वो हिंदुस्तान के रूप में जाना गया। अगला नाम है भारत। भारत नाम को लेके 3 अलग अलग मत हैं। जैन धर्म को मानने वाले यानी जैन मतावलंबियों का मत अलग है, ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म को मानने वाले मतावलंबियों का मत अलग है, और वैदिक काल में एक प्रसंग मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी एक मत है। भारत नाम पड़ा, उसके पीछे क्या तर्क रहा? जैन मतावलंबियों ने कहा कि हमारे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका पुत्र था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पे यह नाम पड़ा भारत। हिंदू या ब्राह्मण मतावलंबियों का क्या मत है? एक स्टोरी फेमस है दुष्यंत और शकुंतला की। उनके प्रेम प्रसंग से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम भी था भरत, और इस भरत के नाम पे भी देश का नाम भारत रखा गया। और वैदिक काल में एक कबीला था त्रित्सु कबीला, उसके मुखिया का नाम था भरत, जिसके नाम पे भारत नाम रखा गया। ये 3 अलग अलग मत हैं और इन मतों के अकॉर्डिंग भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय इतिहास के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। भारतीय इतिहास के रूप में हम वेद व्यास को जानते हैं। जो व्यास टर्म है, ये व्यास उनके साथ लगाया जाता है जो किसी चीज को संग्रह करते हैं या असेंबल करते हैं। वन हु असेंबल्स समथिंग। ठीक है, असेंबल करने वाले व्यक्ति को के साथ हम लोग व्यास शब्द लगाते हैं उनके उपाधि के रूप में। तो वेदों को असेंबल करने वाले कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों को इन्होंने असेंबल किया, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के जनक के रूप में वेदव्यास को हम जानते हैं। इसी प्रकार भारत में इतिहास लेखन की जो कला थी वो समय के साथ आगे बढ़ रही थी, और इतिहास के रूप में पहली जो प्रॉपर हिस्ट्री के रूप में हमने जिस साहित्य को पढ़ा वो था राजतरंगिणी। ये कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पे लिखा गया है और ये 12वीं शताब्दी में आके कंप्लीट होता है। अच्छा, इसको प्रॉपर हिस्ट्री के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें तथ्यवार
तथ्य, तथ्यवार और तिथिवार क्रम रूप से, तथ्यवार और तिथिवार हमें इतिहास लेखन इसमें दिखाई देता है। कुल 8 अध्याय है, 8 तरंगों में ये बटा हुआ है राजतरंगिणी, और इसके लेखक कौन है? कलहन। अब देखते हैं हिस्ट्री के विभिन्न पार्ट्स में, इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। जब हम हिस्ट्री को इसके कालक्रम के अकॉर्डिंग देखते हैं, स्रोतों के आधार पर देखते हैं, तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे अर्ली स्टेज रहा हिस्ट्री का, वो रहा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री। जो सेकंड है वो है प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और जो थर्ड वन है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल मानव अपने प्रारंभिक चरण पे था, मानव का विकास क्रम चल रहा था, मानव अभी अपने प्रारंभिक चरण पे था। ये जंगलों में निवास करते थे, आवास का कोई एक पर्टिकुलर आवास नहीं था इनके पास कि गुफाओं में रह रहे हैं, ये अभी विकास के क्रम पे थे। मुख्य रूप से ये प्रकृति पे निर्भर करते थे, और उस समय का ऑब्वियस है कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये पत्थरों के हथियार इस्तेमाल करते थे। ये जो प्रॉपर आदि मानव थे वो उस समय का ये टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड नंबर पे आया आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया, उन्हें पढ़ने में हम सफल नहीं हुए। जिस भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था उस समय, उसको हम डिसेफर नहीं कर सके हैं। अभी तक हमने उनकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। एग्जाम्पल के रूप में सिंधु सभ्यता, यहाँ लिपि इस्तेमाल होता था, लोग लिखते थे, लेकिन हम उसको डिसेफर अभी तक नहीं कर पाए हैं। वैदिक पीरियड में भी, अब वैदिक पीरियड में बोलेंगे कि हम वेदों को पढ़ तो पाते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वेदों की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से हम कुछ एक शाखाओं को ही पढ़ने में सफल हुए हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे भी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत पे ही डिपेंड होना पड़ता है, और थोड़े बहुत साहित्यिक स्रोत पे हम निर्भर करते हैं। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ लिखित साक्ष्य और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है, और यहाँ पे अधिक से अधिक सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस इतिहास को हम 3 खंडों में बांट के देखते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब स्रोतों के रूप में हम किस किस का अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहला हमने पढ़ना है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जैसे हमने सुना होगा मौर्य काल में अशोका ने इतने सारे अभिलेख लिखवाए, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। ये शिलालेख क्या होते थे? पत्थरों पे कुछ लेख लिखवाकर ऐसे लगा देते थे कि इस राजा ने ये लेख लिखवाई, ये कार्य किया। इस पर बहुत सारी जानकारियां इंक्रिप्टेड होती थी। वो अभिलेख आज हमारे लिए सोर्स के रूप में है। सिक्के, भवन तथा इमारतें, कुछ मूर्तियां, चित्रकला और मृदभांड। मृदभांड मतलब पॉटरीज, बर्तन, पॉटरीज, ये सोर्स के रूप में है। ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम इतने चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लौकिक साहित्य यानी सेकुलर, जिसका किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं होता है, और एक है धार्मिक साहित्य जैसे वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। आगे बौद्ध ग्रंथ भी पढ़ेंगे, जैनों के ग्रंथ को पढ़ेंगे। जैन के ग्रंथ जैसे आगम, जैन के ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम। आगम ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साहित्यिक स्रोत के रूप में वो महत्व रखते हैं। वो धार्मिक साहित्य हो गए। और कुछ सेकुलर साहित्य। सेकुलर साहित्य में जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था किसका? राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी का ये धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता, लेकिन ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। ऐसे को हम लौकिक साहित्य के रूप में जानते हैं। और थर्ड हमें पढ़ना है क्या? विदेशी विवरण। भारत में जो यूनानी आए, जो चीनी यात्री आए, और साथ ही जो अरबी यात्री आए। अरबी यात्री अलबरूनी वगैरह जो यात्री आते हैं, उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखी है उसे हम विदेशी विवरण के तहत पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में पहला कौन सा है? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। विश्व भर में
सबसे पहला अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम है मिताली अभिलेख। ये एशिया माइनर यानी तुर्की, आज का जो तुर्की है वहाँ का क्षेत्र एशिया माइनर कहलाता है। वहाँ एक क्षेत्र है बोगज कोई में जो अभिलेख मिला मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में, वो नाम है वहाँ मिताली अभिलेख, उस अभिलेख का नाम है। ये पहला अभिलेख है दुनिया में, विदेशों में प्राप्त अभिलेख और विश्व भर में प्राप्त अभिलेख, पहला अभिलेख। इस अभिलेख को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। ये 3 हमें वैदिक देवताओं में भी प्राप्त होते हैं। नास्त्य की पहचान अभी हम नहीं कर सके हैं। तो ये जो 3 देवता हैं ये सिमिलर हैं वैदिक देवताओं से, इसलिए इसका महत्व होता है। अगला है मेसोपोटामिया का क्षेत्र। मेसोपोटामिया में सुमेरी अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में 3 स्थानों की चर्चा की गई है, दिलमुन, मगन और मेलुहा। जो दिलमुन है वो बहरीन का कोस्ट है, तट है, ठीक है। जो मगन है आज का मकरान कोस्ट है ओमान के पास, और जो मेलुहा है इसको पहचाना गया है सिंधु से। तो हो सकता है जो नाविक आया करते थे वो यहाँ लंगर डाला करते होंगे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में या शिलालेखों में जो नाम वर्णन किया गया है उसमें से ये दिलमुन बहरीन, मगन मकरान और मेलुहा सिंधु। जो बहरीन का क्षेत्र है ये भारत और मिडिल ईस्ट या यूरोप, अरब देश में ये यहाँ पे एक मीडिएटर का काम करता था। नाव आते थे, यहाँ रुकते थे, फिर ये आगे निकल जाते थे। तो बहरीन हो गया, मकरान तट हो गया ओमान, और सिंधु हो गया मेलुहा। अगला है ईरानी शासक। ईरान का यानी फारस का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। इसके भी 3 अभिलेख मिले हैं। ईरानी शासक के 3 अभिलेख, पारसी पोलस अभिलेख, बेहस्तून का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। इन 3 अभिलेखों में ऐसा वर्णन प्राप्त हुआ है कि इस शासक यानी दारा प्रथम ने कुल 23 प्रांतों पे विजय प्राप्त किया था। 23 प्रांतों को इसने जीता था। इस 23 में से जो 3 प्रांत थे वो भारतीय क्षेत्र में आते थे उस समय, और इनकी पहचान हुई है हिंदू से, गदर से और शतगु से। हिंदू यानी सिंधु, गदर यानी तत्कालीन गांधार और शतगु यानी पंजाब। तो पर्सिपोलस, बेहस्तून और नक्शे रुस्तम 3 अभिलेख इंस्क्रिप्शन एक ईरानी शासक दारा प्रथम के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि इस शासक ने कुल 23 क्षेत्रों या राज्यों को विजित किया था, हराया था, और उसमें से 3 ऐसे क्षेत्र थे जो उस समय के भारत के प्रांत हैं। सिंधु, गांधार और पंजाब के क्षेत्र में भी उसने अभियान किए थे। अब देखते हैं आगे।